ये एनसीईआरटी क्लास 7 हिस्ट्री का चैप्टर 1 है, जिसका टाइटल है ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू अ 1000 ईयर्स। क्लास 7 की जो हिस्ट्री है वो मिडाइवल पीरियड के बारे में है। 6th सेंचुरी एडी से पहले का जो पीरियड है उसको एंशिएंट पीरियड माना जाता है। उसके बाद 6th सेंचुरी एडी से 18th सेंचुरी एडी जो है वो मिडाइवल हिस्ट्री के बारे में है, मिडाइवल पीरियड के बारे में है। और 18th सेंचुरी से अभी प्रेजेंट तक का जो पीरियड है उसको मॉडर्न पीरियड के नाम से जाना जाता है। तो 6th सेंचुरी से लेकर 18th सेंचुरी तक के बीच में जो भी चेंजेज आए, चाहे वो सोशल हो या फिर इकोनॉमिक हो या फिर कल्चरल हो, इसके बारे में इस चैप्टर में बताया गया है। मतलब 700 एडी से लेकर के 1750 एडी तक के बीच में जो भी चेंजेज आए हम उसके बारे में जानेंगे इस चैप्टर में। यहाँ पर एक मैप दिया हुआ है जो कि 1154 ईस्वी में अरब ज्योग्राफर अल इदरीसी द्वारा बनाया गया था। ये मैप इंडियन सब कॉन्टिनेंट का है। एक और मैप दिया गया है जो फ्रेंच कार्टोग्राफर द्वारा 1720 में बनाया गया था। कार्टोग्राफर उसको कहते हैं जो मैप बनाने का काम करता है। ये मैप है जो फ्रेंच कार्टोग्राफर द्वारा बनाया गया था। ये भी इंडियन सब कॉन्टिनेंट का ही है। और अल इदरीसी द्वारा जो मैप बनाया गया था वो भी इंडियन सब कॉन्टिनेंट का ही है। अब इन दोनों मैप के बीच जो डिफरेंस है उसको देखते हैं। तो पहला डिफरेंस तो ये है कि मैप 1 जो है और मैप 2 इनके बीच का जो टाइमिंग है बनने का वो 600 साल का डिफरेंस है। मतलब मैप 1 के 600 साल बाद ये दूसरा मैप बना था। मैप 1 में जहाँ पर हम नॉर्थ इंडिया देखते हैं वहाँ ये साउथ इंडिया को दर्शाया है। और इसमें ये श्रीलंका है, ये भी नॉर्थ में ही दिखाया है। लेकिन ये जो दूसरा मैप है ये अभी जो हम लोग मैप यूज करते हैं उससे थोड़ा थोड़ा मिलता जुलता है, ज़्यादा मिलता है उससे। और इसमें जगह के बारे में, लोकेशन के बारे में डिटेल्स भी ज़्यादा है। ये मैप जो है वो यूरोपियन सेलर और मर्चेंट द्वारा यूज किया जाता था। यूरोपियंस पहले ईस्ट के तरफ लैंड के थ्रू ही ट्रेड किया करते थे, लेकिन जब तुर्क ने वो रास्ता ब्लॉक कर दिया तो उन्होंने सी रूट के थ्रू ट्रेड करना स्टार्ट किया। इसलिए इस मैप में कोस्टल एरिया के बारे में डिटेल से दिया गया है, उसके लोकेशन के बारे में, क्योंकि वो वहीं लैंड करते होंगे कोस्ट पे। और चूँकि दोनों मैप के बीच में 600 साल का डिफरेंस है तो इन्फॉर्मेशन भी काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गया होगा सब कॉन्टिनेंट के बारे में। और इन दोनों पीरियड्स में जो मैप बनाने का तरीका भी जो था वो अलग अलग था, इसलिए इन दोनों मैप के बीच में इतना डिफरेंस है। हिस्टोरियंस जब भी किसी डॉक्यूमेंट्स, मैप या टेक्स्ट पढ़ते हैं किसी पास्ट के बारे में तो उन्हें ये ध्यान रखना होता है कि किस कंटेक्स्ट में, किस सर्कमस्टांसेस में, किस कंडीशन में इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस हुआ होगा। अब है न्यू एंड ओल्ड टर्मिनोलॉजी। अब अगर इंफॉर्मेशन के कॉन्टेक्स्ट जो है वो अगर समय के साथ चेंज होते हैं तो क्या लैंग्वेज और उसका मीनिंग भी चेंज होता है? तो हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स जो है वो बहुत सारे लैंग्वेज में मिलते हैं और ये लैंग्वेजेज जो है वो समय के साथ साथ चेंज हुआ है। जैसे कि मेडाइवल पर्शियन जो था वो अभी जो मॉडर्न पर्शियन है उससे बिल्कुल डिफरेंट है। और केवल ग्रामर में ही या वोकैबुलरी में ही डिफरेंस नहीं है, बल्कि जो वर्ड है उसका मतलब भी समय के साथ चेंज हो गया है। जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं एक टर्म हिंदुस्तान का। अभी हम इसका मतलब समझते हैं इंडिया, अ नेशन। लेकिन जब 13वीं सेंचुरी में मिनहाजी सिराज एक पर्शियन राइटर था, उसके द्वारा जब ये टर्म यूज किया गया था हिंदुस्तान का, तब इसका मतलब था पंजाब,
हरियाणा और गंगा यमुना के बीच का जो लैंड है, बस उसका नाम था हिंदुस्तान। हिंदुस्तान में इतना ही एरिया आता था। मतलब उसने पॉलिटिकल सेंस में उन लैंड्स के लिए यूज किया था जो दिल्ली सुल्तान के डोमिनियन में आते थे। और जैसे जैसे सल्तनत के साम्राज्य का विस्तार हुआ, वैसे वैसे ये टर्म हिंदुस्तान जो है इसके अंतर्गत आने वाले एरिया भी बढ़ते गए। लेकिन इसके विपरीत अर्ली 16th सेंचुरी में बाबर ने हिंदुस्तान टर्म का यूज किया था। ये सब कॉन्टिनेंट जो है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट, यहाँ की ज्योग्राफी, यहाँ की फौना और यहाँ पर रहने वाले लोगों के कल्चर को डिस्क्राइब करने के लिए इस टर्म का यूज किया था। और इसी तरह 14th सेंचुरी में जो पोएट अमीर खुसरो थे, उन्होंने भी हिंद शब्द का यूज किया था। लेकिन जैसे आज हम हिंदुस्तान एज अ इंडिया, मतलब उसका पॉलिटिकल और नेशनल मीनिंग है आज, लेकिन उस टाइम पर हिंदुस्तान का कोई पॉलिटिकल और नेशनल मीनिंग नहीं था। हिस्टोरियंस जब किसी टर्म को यूज करते हैं तो उन्हें बहुत ही सावधान रहना पड़ता है, क्योंकि पास्ट में उस टर्म का कुछ अलग ही मीनिंग होता था। इसे एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। जैसे कि एक टर्म है फॉरेनर। इसका यूज जो आज होता है, अगर हम फॉरेनर किसी को कहते हैं तो इसका मतलब होता है कि जो इंडियन नहीं है, दूसरे कंट्री का है, तो उसको फॉरेनर कहते हैं। लेकिन मेडाइवल पीरियड में फॉरेनर वो लोग होते थे जो गांव में आते थे, लेकिन उस गांव के सोसाइटी और कल्चर का हिस्सा नहीं होते थे। हिंदी में इसे परदेसी कहा जाता था, या फिर पर्शियन में इसे अजनबी। इसी तरह से शहर में रहने वाला व्यक्ति के लिए फॉरेस्ट में अगर कोई रहता था तो वो उसके लिए फॉरेनर होता था। लेकिन एक ही गांव के दो पीजेंट्स जो एक ही गांव से बिलोंग करते थे, वो एक दूसरे के लिए फॉरेनर नहीं होते थे, चाहे उनका रिलीजन या कास्ट कुछ भी हो। तो समय के साथ एक ही वर्ड का मीनिंग चेंज हुआ है। अब है हिस्टोरियंस एंड देयर सोर्सेस। तो हिस्टोरियन पास्ट के बारे में जानने के लिए अलग अलग टाइप के सोर्स का यूज करते हैं, और ये डिपेंड करता है कि वो किस पीरियड के बारे में पढ़ रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं। जैसे कि 6th क्लास की जो हिस्ट्री है वो अर्लीस्ट पीरियड से लेकर के लगभग 7th सेंचुरी AD तक के पीरियड के बारे में है। और इस पीरियड के बारे में जानने के लिए हिस्टोरियन सोर्स के रूप में क्वाइन, इंस्क्रिप्शन, आर्किटेक्चर और डिफरेंट टाइप के मैन्युस्क्रिप्ट, इस सब का यूज करते हैं। लेकिन ये जो हिस्ट्री 7th क्लास की जो हम पढ़ने जा रहे हैं, ये लगभग 700 से लेकर के 1750 तक के बीच के पीरियड का है। इस पीरियड के बारे में जानने के लिए भी हिस्टोरियन क्वाइन, इंस्क्रिप्शन, आर्किटेक्चर और टेक्सचुअल रिकॉर्ड सबका यूज करते हैं एज अ सोर्स। लेकिन इस टाइम पर टेक्सचुअल रिकॉर्ड की संख्या और उसकी वैरायटी जो है वो बहुत तेज़ी से बढ़ी, और इसलिए हिस्टोरियंस इंफॉर्मेशन के जो अदर सोर्सेस है, क्वाइन, इंस्क्रिप्शन, सब इस सब का यूज धीरे धीरे कम करने लगे, क्योंकि इस पीरियड में पेपर बहुत ही सस्ता हो चुका था, चिपर हो गया था और सब जगह उपलब्ध भी होने लगा था। लोग इसका यूज करते थे होली टेक्स्ट लिखने के लिए, उसके बाद रूलर्स के क्रॉनिकल्स लिखने के लिए, लेटर, सेंट के टीचिंग, उसके बाद पेटिशन और जुडिशियल रिकॉर्ड के लिए, इसके बाद अकाउंट और टैक्सेस को रजिस्टर करने के लिए, इस सब के लिए पेपर का ही यूज करने लगे थे। और ये जो मैन्युस्क्रिप्ट था, मैन्युस्क्रिप्ट उसे कहते हैं जो हैंड से लिखा हुआ टेक्स्ट होता है। तो ये जो मैन्युस्क्रिप्ट था, ये जो धनी लोग होते थे, चाहे रूलर, मोनेस्ट्री और टेम्पल, ये सब इसको कलेक्ट करते थे और इसको लाइब्रेरी और आर्काइव्स में रखा जाता था। आर्काइव्स जो है वो वैसा जगह होता है जहाँ पर डॉक्यूमेंट्स और मैन्युस्क्रिप्ट को स्टोर किया जाता है।
ये जो मनुस्क्रिप्ट और डॉक्यूमेंट्स है, इससे हिस्टोरियन को बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है, लेकिन ये जो मनुस्क्रिप्ट है इसको यूज करना भी उतना ही डिफ़िकल्ट है, क्योंकि उस टाइम पर प्रिंटिंग प्रेस तो था नहीं, तो हाथ से ही जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होता था उसकी कॉपी करनी होती थी। और जब स्क्राइब्स जो कि लिखने का काम, कॉपी करने का काम करते हैं, वो उन्हें जब ओरिजिनल डॉक्यूमेंट का कोई वर्ड या सेंटेंस पता नहीं चलता था, उसे आइडेंटिफाई नहीं कर पाते थे, तो वो ज़बरदस्ती उसको गेस करके फिर उसको लिख देते थे। जैसे कि स्कूल डेज में भी स्टूडेंट्स के साथ होता है, अगर होमवर्क पूरा नहीं हुआ रहता है, किसी फ्रेंड से अगर हम कॉपी लेते हैं और उसका कोई वर्ड या सेंटेंस हमें नहीं समझ में आता है, तो उसको ज़बरदस्ती बनाकर लिख देते हैं, और यही काम स्क्राइब्स करते थे। तो इस चक्कर में होता यह था कि जो ओरिजिनल वर्ड और सेंटेंस होता था उसका मीनिंग कुछ और रहता था, और उसके जगह पे जो डुप्लीकेट कॉपी होता था उसमें कुछ और ही लिखा होता था। और ये जो कॉपी किया हुआ मनुस्क्रिप्ट होता था उसकी फिर जब कॉपी की जाती थी तो उसमें भी उसका फिर अलग हो जाता था वर्ड सेंटेंस सब। तो इस तरह से ये हुआ कि ओरिजिनल मनुस्क्रिप्ट के टेक्स्ट का जो मीनिंग होता था उससे बहुत ज़्यादा अलग हो गया कॉपी किया हुआ मनुस्क्रिप्ट के टेक्स्ट का मीनिंग। और चूँकि आजकल ओरिजिनल मनुस्क्रिप्ट मुश्किल से ही मिलता है, नहीं के बराबर मिलता है, तो जो ऑथर जो होते हैं, जो हिस्टोरियन होते हैं, उन्हें वो जो कॉपी किया हुआ मनुस्क्रिप्ट है अलग अलग कॉपी पढ़ना पड़ता है कि एक ही टेक्स्ट का क्या ओरिजिनल मीनिंग हो सकता है, और इसके चक्कर में हिस्टोरियन को बहुत सारी डिफ़िकल्टी का सामना करना पड़ता है मनुस्क्रिप्ट को पढ़ने में। कभी कभी ऑथर्स भी अपने क्रॉनिकल्स को रिवाइज करते थे अलग अलग टाइम पे, जैसे कि 14th सेंचुरी के जो क्रॉनिकलर थे जियाउद्दीन बरानी, इन्होंने अपना पहला क्रॉनिकल लिखा था 1356 में, लेकिन दूसरा जो वर्जन था इसका वो उन्होंने 2 साल बाद लिखा। तो दोनों जो है वो एक दूसरे से बिल्कुल अलग है, और हिस्टोरियन को पहले वाले वर्जन के बारे में पता नहीं था 1960 तक, क्योंकि वो लाइब्रेरी में खो चुका था। तो इस तरह से हिस्टोरियन को बहुत सारे डिफ़िकल्टी का सामना करना पड़ता है जब वो किसी पीरियड के बारे में मनुस्क्रिप्ट से पढ़ रहे होते हैं। अब है न्यू सोशल एंड पॉलिटिकल ग्रुप्स। ये जो पीरियड है 700 से 1750 तक का, इसके बीच में सोशली और पॉलिटिकली क्या क्या चेंजेज आए उसके बारे में अभी हम जानेंगे। इस पीरियड में अलग अलग टाइप के डेवलपमेंट हुए, जैसे कि टेक्नोलॉजी आया, जैसे पर्शियन व्हील सिंचाई के लिए, उसके बाद स्पिनिंग व्हील वेविंग के लिए जिसको कि चरखा कहते हैं, उसके बाद लड़ाई के लिए कॉम्बैट के लिए फायर आर्म का यूज किया जाने लगा। इसके साथ ही नए नए फूड्स और बेवरेजेज भी सब कॉन्टिनेंट में इंट्रोड्यूस हुए, जैसे कि पोटैटो आलू, कॉर्न, चिली, टी और कॉफ़ी। ये सब जितने भी इनोवेशंस थे टेक्नोलॉजी और क्रॉप सब, वो उन लोगों के साथ आए जिनके साथ उनका आइडियाज़ भी आया था। तो इस तरह से ये जो पीरियड था, इस पीरियड में सोसाइटी में इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल और कल्चर ये सारे चेंजेस देखने को मिलते हैं। इसके बारे में हम चैप्टर 5 में पढ़ेंगे। दिस वाज ऑल्सो अ पीरियड ऑफ ग्रेट मोबिलिटी, मतलब ये जो पीरियड था इसमें लोगों की मूवमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। लोग अवसर की तलाश में, अपॉर्चुनिटी की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल किया करते थे। और इस टाइम में लोगों का ग्रुप जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हुआ वो था राजपूत। ये नाम डिराइव होता है राजपुत्रा से, मतलब सन ऑफ द रूलर, रूलर का बेटा। 8th से 14th सेंचुरी के बीच में इस टर्म का यूज किया जाता था वॉरियर्स के ग्रुप के लिए, योद्धा के समूह के लिए, जो अपने आप को क्षत्रिय कास्ट का मानते थे। इसमें केवल रूलर्स और चिफ्टेंस मतलब सामंत वर्ग ही नहीं आते थे, बल्कि सोल्जर्स, कमांडर्स जो कि आर्मी में सर्व करते थे, ये सब इस टर्म के अंतर्गत आते थे। पोएट और बार्ड्स जो होते थे वो इनकी क्वालिटी, एक्सट्रीम वैलोर, प्रबल पराक्रम और ग्रेट सेंस ऑफ लॉयल्टी, ये सब गुणों का गुणगान किया करते थे। और इस टाइम पर कुछ और ग्रुप जैसे कि मराठा, सिख, जाट, अहोम्स, कायस्थ, ये सब पॉलिटिकली इम्पॉर्टेंट हुए।
इस पीरियड में पेड़ों की कटाई भी तेज़ी से की जा रही थी और खेती का जो इलाका था एग्रीकल्चर के लिए वो बढ़ाया जा रहा था। कुछ एरिया में दूसरे एरिया के कंपैरिजन में ये बहुत तेज़ी से हो रहा था। और हैबिटेट में चेंज होने के कारण, हैबिटेट उसको कहते हैं जहाँ रेसिडेंस किसी एरिया में रहते हैं, उनका सोशल और इकोनॉमिक लाइफ स्टाइल और जिस एरिया में रहते हैं वहाँ का जो इन्वायरमेंट होता है, ये सब हैबिटेट कहलाता है। तो हैबिटेट में चेंजेस के कारण जो फॉरेस्ट ड्वेलर्स होते थे, जो जंगलों में रहते थे, उनको मजबूरन अपना जगह छोड़ना पड़ा। कुछ जो थे वो लैंड टिलिंग करने लगे, ज़मीन की जुताई करने लगे और पीजेंट बन गए, किसान बन गए। और पीजेंट्स का जो ये नया ग्रुप था वो रीजनल मार्केट, जो वहाँ का लोकल मार्केट था, चिफ्टेन, प्रीस्ट, मोनेस्ट्रीज, टेम्पल, इस सब से लगातार प्रभावित होने लगे और एक कॉम्प्लेक्स सोसाइटी का पार्ट बन गए, हिस्सा बन गए। उन्हें टैक्स पे करना पड़ता था। उसके बाद जो लोकल लॉर्ड्स जो होता था, जो ज़मींदार होता था, उनको गुड्स और सर्विस देना पड़ता था। और इससे पीजेंट्स के बीच में ही बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक और सोशल डिफरेंसेस बढ़ने लगे। कुछ के पास ज़्यादा प्रोडक्टिव, ज़्यादा उपजाऊ लैंड होता था तो कुछ कैटल पालते थे, और कुछ किसान जो होते थे लीन सीजन में, जब खेती नहीं होता था, उस टाइम में वो आर्टिजनल वर्क भी करते थे। और इस तरह से सोसाइटी क्या हुआ, बहुत ज़्यादा डिफ्रेंशिएटेड हो गया, मतलब सामाजिक स्तर पर बहुत ज़्यादा अंतर बढ़ने लगे। लोगों को जाति और सब कास्ट में बांटा जाने लगा। उनके बैकग्राउंड और उनके ऑक्यूपेशन के बेसिस पे उनको रैंक दिया जाने लगा, मतलब किस तरह का व्यवसाय करते थे। और ये जो रैंक होता था वो परमानेंटली नहीं होता था। जाति के मेंबर का किसी रिसोर्स पे कितना कंट्रोल है या उनमें कितना पावर है, कितना इन्फ्लुएंस है, इसके हिसाब से ये रैंक चेंज होता रहता था। और सेम जाति का स्टेटस अलग अलग एरिया में अलग अलग था। और ये जो जाति होते थे वो अपने मेंबर को कंट्रोल करने के लिए अलग अलग रूल और रेगुलेशन खुद ही बनाते थे। और ये जो रेगुलेशंस होते थे उनका पालन उस जाति के एल्डर्स करवाते थे, मतलब बुजुर्ग लोग करवाते थे। इनके असेंबली को जाति पंचायत भी कहा जाता था। लेकिन इन जाति को विलेज का जो रूल होता था उसको भी फॉलो करना होता था। बहुत सारे जो विलेजेज होते थे वो चिफ्टेन के द्वारा, मतलब सामंत के द्वारा गवर्न किया जाता था, शासन किया जाता था। और वो सारे विलेजेज जो होते थे वो स्टेट का एक छोटा सा यूनिट होते थे। नेक्स्ट टॉपिक है रीजन एंड एम्पायर। इसके बारे में हम अगले वीडियो में जानेंगे। थैंक यू।